अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर प्रूव होने के बाद बोहर्स मॉडल में जो है ना वो डिफेक्ट जो है वो पॉइंट आउट किया गया। वो ये कि बोहर्स ने अपने मॉडल में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर स्पेसिफिक वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं और हर ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक रेडियस भी होता है, जो मैंने आपको बोर्स के मॉडल में कैलकुलेट करना भी बताया था कि अगर हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका रेडियस 0.529 होगा और जितना वो वे जाता हो जाएगा रेडियस उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ये बात प्रूव हो गई कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक है तो इसके बाद ये कहना बिल्कुल जो है ना वो दुरुस्त नहीं था, क्योंकि वेव लाइक चीज़ की हम एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए श्रोडिंगर, हेजनबर्ग और डायक ने एक वेव थ्योरी दी एटम की और वेव इक्वेशन को सॉल्व किया और इस मसले का हल निकाला। उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता सकते, लेकिन वो रीजन ज़रूर डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उन्होंने उस रीजन का नाम जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, उस रीजन को नाम दे दिया ऑर्बिटाल का। तो जो बोहर्स के मॉडल में हमें वर्ड ऑर्बिट नज़र आता है, उन्होंने मॉडर्न थ्योरीज ने उसको किस चीज़ का नाम दे दिया, ऑर्बिटाल का। ऑर्बिट जो है वो बोर्स के अकॉर्डिंग क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है एटम में। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के बाद, ऑर्बिटाल का कंसेप्ट होने के बाद, ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं स्पेस में बता सकते, लेकिन वो रीजन ज़रूर बता सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और अप टू कितने परसेंट होते हैं, 95%। तो ज़्यादातर ये टॉपिक जो है वो किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपेयर ऑर्बिट एंड ऑर्बिटाल, तो हम उसके लिहाज से भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि ऑर्बिटाल की अब डेफिनेशन क्या है। बोहर्स ने जो कंसेप्ट दिया था ऑर्बिट का, ऑर्बिट क्या है, द सर्कुलर पाथ, फिक्स सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरीज हैं जिन्होंने बोहर्स के जो ऑर्बिट का टर्म है उसको ऑर्बिटाल से या एटॉमिक ऑर्बिटाल से रिप्लेस किया, उनके अकॉर्डिंग ऑर्बिटाल क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेस, यानी ये स्पेस का वो रीजन है इन विच देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। स्पेस का वो रीजन, स्पेस का वो एरिया जहाँ पर 95% चांस होते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, उस रीजन को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हमने कभी भी टर्म ऑर्बिट के साथ मिक्स नहीं करना। जो ऑर्बिट है वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ है, लेकिन ऑर्बिटल सिर्फ स्पेस का वो रीजन है जो तीनों डायमेंशंस में होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी इसको कह सकते हैं, स्प्रेड ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, जो न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए। ये कोई पाथ नहीं बना हुआ, ये पूरा एक रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस स्पेस में 95% तक होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्बिटल। इसके बाद हम देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ये हमारा आर्टिकल है 5.8.1। अगर एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली बताना हो तो हम खाली एक क्वांटम नंबर n की हेल्प नहीं लेते, बल्कि हमें 4 की ज़रूरत होती है। एक को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कहते हैं, दूसरे को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। बोर्स ने अपने मॉडल में सिर्फ एक क्वांटम नंबर n से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन किया था। लेकिन चूंकि बोर का मॉडल ना तो फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सका, ना जीमन इफेक्ट को, ना स्टार्क इफेक्ट को, इस वजह से मॉडर्न थ्योरीज ने ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन फुली किसी एटम में डिस्क्राइब करनी हो और उसके सारे स्पेक्ट्रम्स को एक्सप्लेन करना हो तो हम खाली एक क्वांटम नंबर n की बजाय इसके साथ और क्वांटम नंबर्स की भी हेल्प लेंगे, जिनके नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सिंबल l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिंबल m और स्पिन क्वांटम नंबर सिंबल s। अब बारी बारी हम इनमें एक एक की डिटेल देखेंगे कि इनके क्या क्या सिग्निफिकेंस है। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n है। जो बोहर के मॉडल्स में n है उससे हम क्या एक्सप्लेन करते थे, एनर्जी लेवल्स को, कि अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, अगर 2 है तो सेकेंड में, 3 है तो तीसरे में, चौथा है तो चौथे में, और इसकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव पोल से बिल्कुल अवे है।
और इन्फिनिटी पर है। इसकी वैल्यू ज़ीरो कभी नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होती हैं। तो इस नंबर को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अक्सर पेपर में आता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और बाकी तमाम क्वांटम नंबर के सिग्निफिकेंस यानी फ़ायदे बताएं। अगर आपको एन नोन हो तो आप उससे क्या क्या पता लगा सकते हैं। अगर आपको वैल्यू ऑफ एन नोन हो तो सबसे पहले आप उसका शेल या एनर्जी लेवल पता लगा सकते हैं, किस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एन की वैल्यू वन है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के शेल में है। अगर टू है तो इसका मतलब है वो एल शेल में है। एन की वैल्यू थ्री है तो इसका मतलब है वो एम शेल में है। अगर उसकी वैल्यू फोर है तो इसका मतलब है एन शेल में है, क्योंकि हम जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको के एल एम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको दूसरी चीज़ एन से क्या पता चलती है, जो वैल्यू ऑफ एन है वो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एटम में बताता है और बता सकता है कि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस कितना है। अगर एन की वैल्यू वन, एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एन की वैल्यू वन है और वो जंप करके एन इज इक्वल टू फोर पे चला जाता है, तो उससे हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन वन पे था तो वो न्यूक्लियस के करीब था, और जब वो फोर पे चला गया तो वो न्यूक्लियस से अवे चला गया है। न्यूक्लियस से अवे कब गया, जब वैल्यू एन की ग्रेटर हो। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अब तक मैंने आपको दो सिग्निफिकेंस बता दिए कि एन पता होने से आप उसका के एल एम एन एनर्जी लेवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के कितना करीब या दूर है। इसी तरह हमें यह भी पता चल जाता है एन से कि शेल का साइज कितना है। आपको पता है कि न्यूक्लियस से पहले जो के शेल होता है वो सबसे छोटा साइज का होता है, उसका रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम है। फिर उससे अगले वाले का 2.11 है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसी तरह वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शेल का साइज भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह ये हमें जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताने में हेल्प करता है। आपको अगर याद हो, मैंने जो एनर्जी एक्सप्रेशन डिराइव करवाया था उसमें कांस्टेंट फैक्टर E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 जॉल इंटू जेड स्केयर ओवर एन स्केयर था। इसका मतलब है जब तक आपको एन नहीं पता होगा आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल ही नहीं सकते। तो एन का पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करने में। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एक्सप्लेन करना आता है विद सिग्निफिकेंस, तो पहले आप उसकी एन की ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे देंगे कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एन की वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो होती है, वन से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। और उसके बाद फिर आपने ये तीन जो मैंने सिग्निफिकेंस बताए हैं हेडलाइंस के साथ आप इन्हें बता सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल पे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक डिफेक्ट है कि अगर हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से हाइड्रोजन के एक्साइटेड एटम को ऑब्जर्व करें और उसके स्पेक्ट्रम को देखें तो हमें हर सीरीज़ लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट या पी फंड सीरीज़ की जो लाइंस हैं वो और फर्दर डिवाइडेड नज़र आती हैं। वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल में कि अगर हम बाल्मर सीरीज़ की अल्फा लाइन या पहली लाइन को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में से देखें तो हमें वो 5 लाइंस में स्प्लिटेड नज़र आती है। तो इस बात का जवाब जो है वो खाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन नहीं दे सकता। इसके लिए नए क्वांटम नंबर की हमें साथ हेल्प लेनी पड़ती है। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल ये हमें एक्सप्लेन कर सकता है कि जो फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस आती हैं वो इस वजह से आती हैं कि हर शेल फर्दर सब शेल्स में भी डिवाइडेड होता है। बोर्स के टाइम तक सिर्फ यही समझा जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के शेल्स में ही खाली रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन मॉडर्न थ्योरीज ऑफ वेव नेचर के बाद ये प्रिडिक्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट के दौरान शेल के अलावा सब शेल्स में भी जा सकता है और शेल के आगे सब शेल्स भी मौजूद होते हैं। इसीलिए खाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन सफिशिएंट नहीं है लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। वी मस्ट नीड अनदर क्वांटम नंबर कॉल्ड एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर टू रिप्रेजेंट्स द सब शेल। जो एल है इसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है। अब आप कंपेयर भी करते जाएंगे, एन आपने कहा था वो नॉन जीरो होता है हमेशा, लेकिन एल की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है और अपने शेल में के जो एन नंबर है उससे एक वैल्यू लेस ख़त्म होती है। अगर फर्ज करें अगर आपका के शेल है तो उसके लिए एन की वैल्यू वन है तो एल की वैल्यू ज़ीरो पे स्टॉप हो जाएगी। अगर आपके पास एल शेल है तो उसके लिए एन की वैल्यू टू के बराबर होती है तो एल की वैल्यू जो है वो टू के ऊपर सॉरी वन के ऊपर स्टॉप हो जाएगी, यानी एक कम होती है उस शेल से। इसकी वैल्यू हमेशा किस पे डिपेंड करती है, एन पर। सबसे पहला सिग्निफिकेंस या फ़ायदा इसका क्या है कि जैसे एन आपको शेल लोकेट कर देता है।
एन की वैल्यू 1 हो तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के शेल में, एन की वैल्यू 2 हो तो पी में, वो एल में, 3 हो तो एम में। बिल्कुल इसी तरह एल की वैल्यू हमें 0 होगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में मूव कर रहे हैं। देखिए जिस तरह शेल के नाम है के एल एम एन एन, इसी तरह सब शेल्स के भी नाम है। सब शेल्स के क्या क्या नाम है? एस बी डी एंड एफ। एल की वैल्यू अगर 0 हो तो एस सब शेल होता है और उसकी शेप स्फेरिकल होती है। एल की वैल्यू 1 हो तो पी सब शेल और इसकी शेप डम्बेल होती है। सफेयर कहते हैं गोल बॉल नुमा चीज़ को। डम्बेल शेप होती है जिसमें डम्बेल शेप उस शेप को कहते हैं जिसमें दो एग जो हैं इस तरह से आपस में मिले हुए हैं कि इनके पॉइंटेड एंड्स जुड़े हुए हैं। दो एग्स अगर लेके आप उनके अगर पॉइंटेड एंड्स को मिला दें तो इस शेप को हम डम्बेल शेप कहते हैं। इसी तरह एल की वैल्यू 2 हो तो डी सब शेल होता है जिसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होता है। एल की वैल्यू 3 हो तो एफ सब शेल होता है, इसकी वैल्यू भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अब मैंने आपको दो सिग्निफिकेंस बताए हैं एल के, कि इसकी वैल्यू से हम सब शेल भी लोकेट कर सकते हैं कि एस पी डी या एफ है, और उनकी शेप्स के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। एल 0 हो तो स्फेरिकल, 1 हो तो डम्बेल पी, एल 2 हो तो कॉम्प्लिकेटेड, एल 3 हो तो एफ सब शेल वो भी कॉम्प्लिकेटेड। फिर मैंने आपको ये बताया था कि एन के जो एल की वैल्यू है वो हमें ये भी बता सकती है कि एक एक शेल में कितने सब शेल मौजूद हैं। मैंने अभी शुरू में जैसे ही अज़ीमुथल क्वार्टर नंबर स्टार्ट किया था मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रॉन के शेल फर्दर डिवाइडेड होते हैं सब शेल्स में। तो हमें अगर एक शेल का एन पता हो, जैसे के शेल है, एल का एन हमें पता हो, एम शेल का एन वैल्यू पता हो, एन शेल की एन वैल्यू पता हो, तो हम बता सकते हैं कि के शेल कितने सब शेल में डिवाइडेड है, एल शेल कितने सब शेल में डिवाइडेड है, एम शेल कितने सब शेल में डिवाइडेड है, एन शेल कितनों में। अब के शेल के लिए एन वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है एल की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। एल चूंकि 0 से स्टार्ट होता है तो के शेल के लिए एल की वैल्यू खाली 0 ही पॉसिबल हो सकती है, और ये शेल सिर्फ एक सब शेल में डिवाइडेड है 1s। अगर आप एल शेल के ऊपर चले जाए तो इसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है। इसका मतलब है एल की पहली दो वैल्यूज होंगी। इस शेल के लिए एल की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है और 1 भी। अगर 0 होगा तो एस सब शेल है और 1 हो तो पी। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि एल शेल दो सब शेल में डिवाइडेड है, क्योंकि एन की वैल्यू 2 है, एल की भी वैल्यूज 2 हैं, दो सब शेल में ये डिवाइडेड है। एक को हम 2s कहेंगे, दूसरे को 2p। जब एम शेल के ऊपर आते हैं तो एन की वैल्यू 3 होती है। इसका मतलब है एल के लिए पहले तीन वैल्यूज होंगी। एल चूंकि 0 से स्टार्ट होता है, पहली वैल्यू 0, फिर 1 और फिर 2। इससे पता चल गया कि एम शेल तीन सब शेल में डिवाइडेड है। 3 इसका क्वांटम नंबर आ जाएगा, 3s 3p 3d, ये इसके तीन सब शेल। अब एन पर आ जाए, एन के लिए एन की वैल्यू 4 का मतलब है एल की पहली चार वैल्यूज होंगी। एल 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी और 3 भी। तो इसका मतलब है ये चार सब शेल में डिवाइडेड है, एस पी डी एंड एफ, लेकिन हर एक के साथ क्वांटम नंबर 4 आएगा, क्योंकि पता चल जाए कि हमें ये इसी शेल के सारे सब शेल है, 4s 4p 4d एंड 4f। इस क्वांटम नंबर का आखिरी सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं कि अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें 2 इंटू 12+1 फार्मूला, तो हमें ये बात पता चल सकती है कि एक सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम एल की वैल्यू 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करें तो आंसर 1, और इस 1 को फिर बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आपने 2l+1 को पहले सॉल्व कर देना और फिर बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम एल की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें 2l+1 वाले फार्मूला में, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो एस सब शेल में आ सकती है वो 2 है। अब एल की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 2, पहले 2 को एल से मल्टीप्लाई किया, एल की वैल्यू 1 लेते हुए, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 टू द 6। फिर एल की वैल्यू 2 पर ले लेंगे इधर, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5,